हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। उस नए चैप्टर का जो नाम है आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका छोटा सा पार्ट वो है अल्टरनेटिंग करंट। जी, बहुत आसान है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI ये वाला चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक ऊपर। तो हेडिंग डाल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें एक बैटरी थी, ईएमएफ जनरेट हो रहा था, करंट फ्लो थी, रेजिस्टेंस था, V = IR से हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे। ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी हम लोगों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, घर में हो या कोई भी हो, जो तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव करंट मतलब AC पर वर्क करते हैं। इसको हम लोग AC भी बोलते हो। AC आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। AC पर वर्क करते हैं। ठीक है। क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि AC जो का कन्वर्जन है, AC की वोल्टेज का जो कन्वर्जन है, वो बहुत ही सिंपली सर्किट के जरिए किया जा सकता है। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, अभी हम आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको। ट्रांसफार्मर जो होता है वो लो वोल्टेज को हाई, हाई से लो को कन्वर्ट करता है बहुत आसानी से। इसलिए हम अल्टरनेटिव करंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि हम अल्टरनेटिव करंट को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। भाई, करंट तो हमारी कहीं दूसरी जगह प्रोड्यूस होती है और आती कहीं दूसरी जगह है, तो कैसे भेजी जाती? तो अल्टरनेटिव करंट जो है बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, भेजी जा सकती है। इसलिए हम लोग अल्टरनेटिव करंट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है भैया, I = I0 sin ओमेगा टी या I = I0 cos ओमेगा टी, इन दो इक्वेशन से अल्टरनेटिव करंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर वैल्यू क्या है ये हम आपको बता दे रहे हैं। जो I0 है ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC, या इसी को हम लोग पीक वैल्यू भी बोलते हो, पीक वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ AC। ठीक है, इसे कई नाम से, किसी भी नाम से आप उसको बुला सकते हो। जो यहां पर ओमेगा है वो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जो I है इसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हो? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, या सिंपल शब्दों में कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट एनी टाइम स्मॉल t, किसी भी समय t पर उस करंट का मैग्नीट्यूड कितना है ये हम I बताता है। ठीक है। तो चाहे आप ये क्वेश्चन लिखो चाहे ये क्वेश्चन लिखो, दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये होगी अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन। और बिल्कुल सिंपली हम लोग अल्टरनेटिव EMF की इक्वेशन भी दे सकते हैं। अल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन भी दे सकते हैं, E = E0 sin ओमेगा टी या E = E0 cos ओमेगा टी। किसी भी इक्वेशन से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। वैसे तो इसमें sin ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है। लेकिन जब मैं फेज डिफरेंस आपको पढ़ाऊंगा
तब आपको बताऊंगा कि इसके साथ एक और +5 भी जोड़ा जाता है फेज डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, वैसे तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फाई है वो है आपका फेज डिफरेंस। ठीक है, अब जब फेज डिफरेंस में आपको पूरा डिटेल से इसका भी एक वीडियो को बनाऊंगा, वहां पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फाई का रोल होता क्या है। ठीक है, वैसे ज्यादातर इसी इन्हीं से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कि अल्टरनेटिव करंट होती क्या है। अब इक्वेशन तो बता दी हमने, तो अल्टरनेटिव करंट होती क्या है जरा ये भी तो समझ लें। तो एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होता है। अल्टर मतलब क्या होता है? चेंज होना। ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, दैट करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये हो गया भाई अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन हो गई, उनकी सब वैल्यू हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा वर्ड कभी कभी आ जाता है, ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट ये क्या होता है? जिससे आपने सर्किट देखा होगा, 3 टाइप के सर्किट में, एक रेजिस्टेंस वाला सर्किट देखा आपने, रेजिस्टेंस वाला पढ़ा, कैपेसिटर वाला पढ़ा और इंडक्टर वाला पढ़ा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जैसे ही आप बटन को ऑन करते हो, करंट तुरंत अपनी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाती है। ठीक है, मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाती है, कोई डिले नहीं होता, रैपिडली पहुंचती है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर वाले केसेस में, उसमें क्या होता है, दोनों केसेस में करंट को एक अपोजिशन मिलता है। वहां पर करंट को अपोजिशन मिलता है, इसलिए सर्किट में करंट अपनी मैक्सिमम स्टेज तक जाने के लिए कुछ टाइम लगा देती है, कुछ टाइम लगा देती है। जैसे ये हमारा हो गया रजिस्टर वाला केस, ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर। ठीक है, जब ये अगर सर्किट में जुड़ा है तो सर्किट में करंट में के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होता, जैसे बटन दबाओगे तुरंत करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। अगर ये दोनों हैं तो करते क्या है, करंट को रोकते हैं। करंट कहता है मैं बढ़ूंगा, वो कहते हैं रुको। करंट कहता है अब मैं बढ़ूंगा, बोले रुको। तो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाता है। ये दोनों धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, इसलिए करंट को टाइम लग जाता है अपने मैक्सिमम स्टेज तक जाने के लिए। ठीक है, तो उस करंट को, यानी कि जिस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं, उस सर्किट में करंट को मैक्सिमम स्टेज तक जाने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, तो उस करंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, उस करंट को बोलते हो ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, अब वो सर्किट भी देख लेते हैं लगे हाथ, कि अगर सबसे पहले हम लोग ये इंडक्टर वाला केस लेके चलते हैं कि अगर सर्किट में इंडक्टर लगा है तो करंट जब बढ़ेगी किस तरीके से बढ़ती है और घटेगी तब कैसे घटेगी। करंट बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी और घटेगी तो कैसे घटेगी। ठीक है, तो वो देखते हैं अब हम लोग। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आपका ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। ठीक है, देखो आर में, रेजिस्टेंस वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इंडक्टर वाले में हम पहले इंडक्टर लेके चलें, फिर कैपेसिटर वाला फिर हमको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। बहुत आसान है भैया, बस प्रेजेंस यहीं पे रखिएगा। ठीक, इसके मत करिएगा।
और जो लोग नए हैं जल्दी जल्दी भैया रेड वाला बटन दबा दीजिए, जिससे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपके जो भी चीज़ समझाना चाह रहे हो वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस बना देता हूं और ये इंडक्टर बना देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं लगा देता हूं एक बैटरी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इसको मैं एक की से जोड़ देता हूं, टैप की से। ये इसको ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे एक की लगा देता हूं इस तरीके से। ये हो गई की। ठीक है, ये हो गया आर, ये हो गया एल। अब हमको क्या करना है, इस की को जैसे प्रेस करोगे इसमें क्या होगी, करंट एक फ्लो होने लगेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सा डेरिवेशन। इसका जो ईएमएफ है वो ई है और इसमें ये करंट। जैसे इसको प्रेस करेंगे यहां लिख देंगे व्हेन के इज क्लोज्ड। ये क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इक्वल टू आई आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, करंट आई हो रही है, रेजिस्टेंस आर हो गया बस। यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी आर होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, वी एल होगा। ठीक है, इतने तो होगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, मैंने भी पीछे चैप्टर में फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। वहां पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहां पे माइनस क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन वाला माइनस हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी और भी तरीके से बता दूंगा कि माइनस यहां पर लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां पे घुमा फिरा के प्लस ही हो जाएगा। ठीक, देखो यानी कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये हो गया। एल के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना तो है। ठीक है, मतलब जो ई है, ये बैटरी जो है वो नेट इन दोनों के बीच कितना लगेगा, इतने, तो जितना इसकी पावर है उतना तो ईएमएफ लगा सकता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हेंस वी कैन राइट E is equal to IR plus L DI upon DT इक्वेशन फर्स्ट। देखो मतलब ये देखो, इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है, ये किसके बराबर है, जैसे मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है। ठीक है, ये 2 गिर रहा है, ये 8 गिर रहा है, तो 10 किसके बराबर होगा, 2 प्लस 8 के तो बराबर होगा। बिल्कुल वही हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर करंट धड़ाधड़ फ्लो हो रही है, ये अब उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, ये उसको अपोज, करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी इसमें उसकी डायरेक्शन होगी इधर की ओर, अपोजिट होती है ना, इंड्यूस की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इंड्यूस ईएमएफ होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, और करंट फ्लो रही इधर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर प्लस लगा दिया। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं when I is equal to I नॉट, मतलब जब करंट इसमें मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, आई नॉट क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसको डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब करंट मैक्सिमम पहुंच गई तब कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि डी आई अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जितने करंट को बढ़ाना तो तब बढ़ गया, अब उसमें क्या चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। ये हम इसमें रख दें, तो यहां रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। ठीक, रखो जरा, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू आई नॉट आर। ठीक, ये बस हमने किया कि यहां पर आई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए, और कुछ नहीं, क्योंकि जैसे डी आई पॉइंट डी टी यहां पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगा और क्या बचेगा E इज इक्वल टू आई नॉट आर। इतना समझ में आ गया। इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखो जरा, लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट करो भैया, क्या हो जाएगा आई नॉट आर इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई पॉन डी टी। ठीक, बस भैया जितना फिजिक्स लगाना था हमने यहां पर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले आओ, आई नॉट माइनस आई, ये आर हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, ये हो जाएगा आई नॉट माइनस आई, ब्रैकेट बंद कर दी भाई, यहां तक इधर आएगा, ये कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर। देखो अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, देखो L और D2 को इधर भेज देंगे, R को ये रखेंगे, बस I नॉट माइनस आई को इधर लेके DI भी इधर रखेंगे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं DI अपॉन I नॉट माइनस आई इज इक्वल टू, ठीक है, ये पोर्शन इधर, तो इधर क्या लिख सकते हैं DT, ये हो जाएगा R अपॉन L। देखो ध्यान से देख लो, मैंने किया कुछ नहीं है, बस डी को यहीं रखा, इसको नीचे भेज दिया और ये टर्म को हम इधर ले आए, तो एल नीचे चला गया। ठीक है, पूरा पूरा वही है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, चलो पहले साइन बना देते हैं, डी आई अपॉन आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर अपॉन एल डी टी। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग बेस ही एक्स, हो जाएगा लॉग आई नॉट माइनस आई, और आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लगेगा -1, तो माइनस हम यहां लगा देंगे। ठीक, क्लियर। ये हो जाएगा आर अपॉन एल, तो वही रहेगा, और उसको हम टी लगा दें, भाई टी का इंटीग्रेशन डी टी का टी, और प्लस एक हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं स्मॉल के, ये उसका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है अब काम क्या होगा, अब हमको इस कांस्टेंट की वैल्यू को ढूंढना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को ढूंढना है, फाइंड करना, कैसे करेंगे, पुट i इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। भाई देखो जब t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि बिल्कुल इनिशियल पे चले जाएं। अभी इनिशियल का मतलब है कि सर्किट ऑन ही नहीं हुआ था, जब सर्किट ऑन ही नहीं होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो होगी नहीं होगी, तो t इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, उस समय i इज इक्वल टू 0 भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन यहां पुट कर देते हैं, देखो क्या क्या चेंज होगा, माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू के, देखो i 0 हो जाएगा और ये t 0 को, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो k की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई। अब k की वैल्यू उसमें पुट कर दो, नाउ माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर अपॉन एल टी माइनस लॉग आई नॉट। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब इसको लॉग वाले सब एक तरफ ले आओ, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सब इसको सॉल्व करना है। देखो माइनस लॉग वाले एक साइड में कर लो, आई नॉट माइनस आई माइनस माइनस प्लस लॉग आई नॉट आर अपॉन एल इंटू टी, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, ये हो जाएगा लॉग आई नॉट माइनस आई माइनस
log I नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, log m माइनस log n, log m अपॉन n जो हो जाएगा log I नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, अगर हमको log हटाना है तो सेकेंड साइड को e की पावर में ले जाते हैं, तो हो जाएगा आई नॉट, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको 1 हो जाएगा आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, एक एक करके नीचे लिख दिया। इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। देख लो, माइनस वाला टर्म सेकेंड साइड में, इधर वाला टर्म तो 1 माइनस ई की पावर आ गया, आई अपॉन आई नॉट था तो उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन और एक दो चलो लिख दें, यहाँ पर एक हम टाउ वर्ड ऐड कर रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन हमारी फाइनली बन जाती है आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये एक 3 इक्वेशन बन गई। 3 क्या, ये तो वही वाली है, बस ये दो इक्वेशन। अब देखो जन के नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन स्टार, इसको इक्वेशन स्टार डैश बोले जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन जो स्टार है इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ग्रोथ इन करंट फॉर LR सर्किट। LR सर्किट मतलब LR सर्किट में करंट की ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन आई है ये कैसी है आपकी, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कही जाती है। और इक्वेशन स्टार डैश जो है टाउ, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा भैया कि टाइम कांस्टेंट ग्रोथ में क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक, देखो अब उसके बाद इसको थोड़ा सा हटा दें। ठीक, अब देखो यहां पर अब हम डिफाइन कर दें कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है। अगर हम इफ स्मॉल टी इज इक्वल टू टाउ इसमें इस वाले में पुट करें तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस स्मॉल माइनस 1 हो जाएगा। देखो अब यहां क्या करेंगे, ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू होती है भैया 2.718। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.718। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.632 आई नॉट, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं 63% आई नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की 63% हो जाए, यानी कि 63 गुना हो जाए, वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और LR सर्किट में जो करंट ग्रोथ करती है वो कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला आया है उसमें ई आया है तो एक्सपोनेंशियल होता है। इसका हम अगर ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये आई होता है, ये टी है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू, इसे आई कर दें, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हो, आई नॉट बोलते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट की ग्रोथ होती है LR सर्किट में वो एक्सपोनेंशियल होती है। क्लियर, ये हो गया ग्रोथ का छोटा सा डेरिवेशन। और अगर हम डिकी का बनाए, क्योंकि ग्रोथ में जो अपोजिशन होता है तो डिकी में भी तो अपोजिशन होगा, तुरंत वो जीरो भी नहीं हो सकती, धीरे धीरे जीरो होगी। तो ग्रोथ में अब डिकी में क्या होगा, देखो जरा,
देखिए तो बहुत आसान है, देखो इसको हटा देते हैं, देखो डेरिवेशन भैया कठिन नहीं है, यहां लिख देंगे इफ, अब डीके के लिए करेंगे, इफ की के इज ओपन, ठीक है, इसको हम ओपन कर देंगे, तो अब होगा क्या, ये तो अपना रोल खत्म कर देगा, इस सर्किट में बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है, तो अब होगा क्या कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर कितना था, लिख देते हैं जरा, पोटेंशियल ड्रॉप लिख देते हैं सीधे सीधे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर कितना था, आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल कितना था, एल डी आई पॉन डी टी, ठीक है, तो अब ये तो सर्किट में रहा ही नहीं, तो लिख देते हैं हेंस वी कैन राइट 0 इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई पॉन डी टी, ठीक है, भाई जब ये सर्किट में रहा ही नहीं तो जीरो हो गया, 0 इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई पॉन डी टी, बस इसको इक्वेशन नहीं, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, अब आई वाला तब एक तरफ, बाकी तो एक साथ ले लो, तो हो जाएगा डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू डी टी, देखो, ठीक, अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग तो हो जाएगा डी आई अपॉन आई माइनस आर अपॉन एल इंटू डी टी, बस ये क्या हो जाएगा, लॉग में आ जाएगा, लॉग बेस सी आई हो जाएगा माइनस आर अपॉन एल इंटू टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट एक के आ जाएगा, ठीक है, फिर वही कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू 0, पुट ये जैसे इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो यहां पर नहीं, अब देखो यहां पे 0 नहीं हुआ, ये थोड़ा गलत हो गया, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, यानी कि डीके हो रहा है, डीके में क्या होगा, जैसे मान लिया ग्रोथ में क्या था, हम 0 पे थे, कहां चले गए, मैक्सिमम पे, ये हो गया ग्रोथ, डीके में क्या हो गया, हम मैक्सिमम पे है, हमको 0 पे आना है, जो टाइम 0 होगा तो उसमें कहां पे होंगे हम, बिल्कुल टॉप पे होंगे, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक, ये पुट कर लो, लॉग बेस ई आई नॉट इज इक्वल टू के, ये तो टर्म 0 हो गया, अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, हेंस लॉग बेस ई आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी प्लस लॉग आई नॉट, ठीक है, बस लॉग वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, देखो लॉग बेस ई आई माइनस लॉग बेस ई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग बेस ई आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, अब लॉग हटाएंगे तो साइड में ई चला जाएगा, तो i इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, तो i इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस आर अपॉन एन टू, ये ऊपर चला जाएगा t, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, फिर यहां पर वही चीज रहेगी, टाउ इज इक्वल टू होता है एल बाई आर, तो इक्वेशन क्या बन गई, i इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस स्मॉल t अपॉन टाउ, ये बन गया,
ठीक है। यहां पर भैया ये जो इक्वेशन है इसको भी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन किसके लिए? ये डीके के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये हटा दें। ठीक है, इसको हटा देते हैं ये सब, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। यहां पर ये जो स्टार और ये स्टार डैश, ये जो इक्वेशन स्टार है इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर decay of current in LR सर्किट। ठीक है, और जो टाउ है ये क्या है आपका भैया? इक्वेशन जो स्टार डैश है वो है आपका ये टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये है आपका टाइम कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर अगर हम फिर वैल्यू निकालें, इफ पुट स्मॉल t इज इक्वल टू टाउ, देखो जरा क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर -1, फिर वही e की वैल्यू रखेंगे 2.718, e की वैल्यू पुट कर दो। e कितना था बताया था मैंने? 2.718। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू 36.8% ऑफ I नॉट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो वह टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 36% डाउन हो, डिके हो जाए। ठीक है, वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और ये 36.8 डिके होगा, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ भी भैया ऐसे बनता है। ठीक है, ये आई इस एक्सिस पे दिखाते हैं, इस पे टी दिखाते हैं, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आई नॉट होती है। ठीक है, तो ये हो गया भैया ग्रोथ एंड डीके एलआर सर्किट में कैसे होता है, कैसे उसको डेरिवेशन करते हैं, ये आपका हो गया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, वैसे तो आपको कहीं कहीं मिलेगा यहाँ पे किरचॉफ्स रूल भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे जो भी मैंने बताया था E इज इक्वल टू एल डी आई, जो ये वाला फॉर्मूला कि वी एल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहां पर किरचॉफ रूल लगा के भी इसको बताते हैं, तो हमने सिंपली तरीके से आपको बता दिया, आंसर वही आना है, चाहे सिंपल से समझो चाहे कैसे भी समझो। किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो यहाँ पे हम माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन से वो माइनस माइनस वो भी कैंसिल ही हो जाएगा, आंसर वही आएगा। किरचॉफ रूल में थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक, तो हम लोग सरल वाला हिसाब किताब समझेंगे, आंसर तो वही आना है। अब और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन रह गया है। देखो, अब टाउ होता भी है, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि टाउ अगर छोटा है, अगर टाउ छोटा है, इफ टाउ इज वेरी स्मॉल, देन growth and decay in current will be very rapidly। मतलब कि अगर टाउ छोटा है तो करंट सडनली रैपिडली बढ़ेगी और रैपिडली कम भी हो जाएगी। देन ग्रोथ एंड डिके इन करंट विल बी रैपिडली, ये ध्यान रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइम कांस्टेंट अगर कम हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो जो ग्रोथ एंड डिके है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस होगी। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसी सर्किट में देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होता है, डिके कैसे होता है। ठीक है, तो या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो आपके लिए डालता हूँ वो आपके पास तक पहुँचे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आए,
और जहाँ पर भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, ये चैनल आप लोगों का ही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।